हेलो दोस्तों, तो यार कैसा आप सब। और एक बार फिर अपना आ गया यार अपने ओले बोर्ड के लाइव टेस्ट के सॉल्यूशंस लेके। स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो यार पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये है रीजनिंग का। ठीक है, तो हमेशा मैं आपको सर्कुलर टेबल वगैरह के क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि अगर किसी को नहीं आता हो तो वो देख ले। ठीक है, तो 6 लोग हैं, हमने 6 लोग बना दिए। ठीक है, डी सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। ओके, सी सीटेड, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ए 2 बार आ रहा है। ठीक है, ए 2 बार आ रहा है, तो हम पहले ए को लिख देंगे कहीं पे भी। ठीक है, तो डी सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो डी कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बी सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, क्योंकि ये इनसाइड द टेबल है, फेसिंग द सेंटर बोला है, तो सारे इनसाइड द टेबल बैठे हैं, इसलिए बी जो उसका लेफ्ट होगा ए का, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सी सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई के इमीडिएट लेफ्ट, यानी कि ई यहाँ आएगा तो इमीडिएट लेफ्ट कुछ नहीं हो सकता। ई अगर यहाँ आया इस वाली जगह, तो इमीडिएट लेफ्ट में डी है, यानी कि ई की पोजीशन भी हमारी फिक्स हो गई, जो कि इधर है। तो सी यहीं आएगा और एफ यहाँ आएगा। तो हुई सीटेड अपोजिट एफ। एफ के अपोजिट कौन बैठा है, सी। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा मतलब इसी तरीके से सोचना होता है कि यार कौन कौन से मतलब कौन सा इंसान है जो ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, उस बेसिस पे हम इसको करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यार कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा मैंने बोला है कि आप स्टार्ट करो माय से। ठीक है, आनंद टोल्ड कार्तिक, यानी कि माय कौन है, आनंद। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमने आनंद को मार्क कर दिया। हमें नहीं पता मेल है फीमेल है आनंद, अभी हमें नहीं पता। ठीक है, माय फादर्स वाइफ, मेरे फादर की वाइफ बन गई। ठीक है, मतलब इसकी मम्मी होगी। ठीक, द बॉय, अब यहां से चालू करेंगे। ठीक है, अब हम माय के पहले से चालू करेंगे, तो माय फादर्स वाइफ की ओनली सिस्टर इन लॉ। ओनली सिस्टर इन लॉ, यानी कि ये हो गई, मतलब इसकी सिस्टर इन लॉ कौन है, इसके हस्बैंड की बहन। ठीक है, तो वॉज द ओनली सन। अब यहाँ पे इस सिस्टर इन लॉ का ओनली सन, सिस्टर इन लॉ का ओनली सन, ये हो गया ओनली सन। द बॉय आई एम मेट, तो ये जो है ये द बॉय, ये है बॉय, क्योंकि ये यही बोला है कि ही वॉज द ओनली सन ऑफ द सिस्टर इन लॉ ऑफ माई फादर्स वाइफ। मेरे फादर की वाइफ की सिस्टर इन लॉ का ओनली सन वो लड़का था। तो हाउ इज आनंद रिलेटेड टू दैट बॉय, क्या हुआ, कजन हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने हर बार बोल रखा है कि चालू आपको करना है माय के बाद से पहले, उसके बाद माय के पहले से ऐसे। ठीक है, पहले ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे कभी कंफ्यूज नहीं होगे। बाकी हो भी सकते हो। ठीक है अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ये वाला क्वेश्चन कई लोग बोलते हैं, देखो शॉर्ट में कैसे करना होता है। ठीक है, कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि जल्दी कैसे सोचें इसको। ठीक है, एक तरीका है कि सारे ऑप्शंस लिख लें, लेकिन जल्दी सोचने का तरीका क्या है, ठीक है, वो मैं ऐसे टेलीग्राम पे नहीं बता सकता, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। आप ये देखो कि आई, यहाँ पे आई है। ठीक है, आई किसके पहले किसके बाद आ रहा है, एल के बाद। यहाँ भी आई जो है वो एल के बाद आ रहा है, यहाँ भी आई एल के बाद आ रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं टी टी एल ही होगा। तो आप ऑप्शन देखो तो डी ऑप्शन गया, यानी कि एल एल एल, यही कुछ होगा। ठीक है, टी टी एल आई आई एच जे। आप देखो यहाँ पे भी सेम सा ही पैटर्न है, टी टी एल आई आई एच जे। यहाँ पे अभी नहीं पता हमें, टी टी एल आई आई एच जे, ये तो फिट बैठ रहा है, यानी कि 2 बार जे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे दूसरी बार जे आना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड जो होना चाहिए वो जे होना चाहिए, तो यही ऑप्शन है। ठीक है, तो टी टी एल आई आई एच जे जे, उसके बाद अगेन टी टी एल आई, फिर ये वाला आई, फिर एच, फिर जे। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को अगर जल्दी करने का तरीका है ना, तो हमेशा बाकी चीजें देखो, मतलब थोड़ा पैटर्न नोटिस करो कि यार एल के बाद यहाँ पे आई आया, अच्छा। तो अगर हम थोड़ा सा, अगर यहाँ पे एच के बाद जे आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 जे आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा पैटर्न आप नोटिस करोगे और ऑप्शन एलिमिनेट करना चालू करोगे, तो आपको सही ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन लिखने का मेथड तो सबसे बेस्ट है ही। ठीक है, वो तो सबसे बेस्ट है ही, उसमें कभी गलती नहीं होगी। लेकिन अब ये क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसमें सारे ऑप्शन लिखो, आदमी परेशान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कभी कभी इस तरीके से भी पैटर्न, मतलब जल्दी अगर आपको करना है तो इस तरीके से आपको पैटर्न नोट करना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और था रीजनिंग का, लेकिन वो मुझे भी नहीं आता था, इसलिए मैंने नहीं बताया ठीक है, एक कोई 48/68 ऐसा कुछ था, पता नहीं 78/48 ऐसा। ठीक है, खैर उसको छोड़ो। अब यार हम मैथ्स पे चलते हैं, यहाँ से अब मैथ्स चालू हो गई। ठीक है, तो 9/25 ऑफ वर्क डन बाय गरवा एंड सरवा टुगेदर, ठीक है, कोई है
जे जी प्लस एस मान लेते हैं, ठीक है। ये लोग 18 दिन में करते हैं। मैंने हमेशा क्या बोल रखा है, एक चीज बोल रखी है, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन, ठीक है। हमेशा इसी चीज, एफिशिएंसी मैंने गरवा की जी मान ली, सरवा की एस मान ली, तो जी प्लस एस एफिशिएंसी इनटू टाइम टेकन, टोटल वर्क कितना हुआ 9/25 ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू तो हमें बोला नहीं है, इन्होंने बोला है कि 9/25 ऑफ वर्क हुआ है, ठीक है। अब है कि भाई आलोक अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 300 दिन, यानी कि आलोक की एफिशिएंसी ये मान लेते हैं 300 दिन, ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू, ठीक है। अब हमें बोला कि सर्वा जो है वो आलोक से 33.83% ज्यादा एफिशिएंट है, यानी कि आलोक की एफिशिएंसी अगर 3 है तो सर्वा की 4, ठीक है। आलोक की अगर 3 है तो सर्वा की 4 है, ठीक है, यही बात हुई। यानी कि आलोक और इसका रिलेशन क्या है कि 3a = 4 है, ऐसा कुछ होगा, या फिर पता नहीं जो भी होगा, ठीक है। आलोक की अगर एफिशिएंसी 3 है तो 3a की वैल्यू 4s के बराबर होगी, तो 4s × 100 ये हमारा w हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसको तो g+s × 18 कितना हो जाएगा, 9/25 × 4s × 100, यहाँ से 9 हो जाएगा, ये 2, यहाँ से 2 कट जाएगा, और वहां का 100 जो था वो 4 हो जाएगा, तो 8s बराबर g+s, यानी कि g की वैल्यू क्या आएगी हमारी, g की वैल्यू आएगी 7s। अब जी की वैल्यू अगर 7s आ गई तो हमसे पूछा कि 7/10 पार्ट कब तक होगा, तो 7/10 ऑफ 4s × 100 गरवा, और गरवा की एफिशिएंसी क्या है, 7s के बराबर है, ठीक है। तो कितना आएगा ये, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, 40 या 45, पता नहीं कितना आ रहा है, देख लेना यार, कैलकुलेशन वगैरह ये सब भी है, ठीक है। एफिशिएंसी अगर ए की 3 है तो एस की 4 होगी, बस ये मान के कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह आप खुद कर लेना जो भी मिस्टेक हुई है। मुद्दा बस ये था कि टोटल वर्क जो है एफिशिएंसी इनटू टाइम था, ठीक है। ऐसे ऐसे इसको करना है। अब इसमें कुछ रिलेशन वगैरह कुछ गलत अगर मैंने कर दिया हो तो आप देख लेना, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट ये है कि यार टोटल वर्क जो है एफिशिएंसी इनटू टाइम होगा, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। बाकी कैलकुलेशन वगैरह पता नहीं, मैं कहीं भी गलत कर सकता हूँ, तो कोई खास बात नहीं, वो आप खुद देख लो। नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है, ठीक है। पहले तो एक सर्कुलर ट्रैक बना लो, ठीक है। तो इसमें आशु जो है, आशु 62 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ठीक है। इन दोनों ने बोला कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्टार्ट सेम पॉइंट से कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये है आशु हमारा, ये है हमारी नेहा, और ये 38 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है। हमें बोला है कि 5.2 किलोमीटर लेंथ है, किलोमीटर में है, यानी कि 5200 मीटर है, ठीक है। 5200 मीटर सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है। बोला है कि सेकंड टाइम कब मिलेंगे। अच्छा, हमें ये बताओ कि फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, ये निकालने के लिए क्या करें। एक काम करते हैं ना, नेहा को रोक लेते हैं। नेहा को अगर हमने यहीं पे फिक्स कर दिया तो आशु की स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 62 + 38 हो जाएगी आशु की स्पीड, रिलेटिव स्पीड। मान लो अगर कोई सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, आशु और नेहा सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी को रोक लूं तो बगल वाले की स्पीड क्या हो जाएगी, n-a या a-n, जिसकी भी ज्यादा बड़ी है, ठीक है। लेकिन दोनों अपोजिट में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो 100 मीटर पर सेकंड से। तो पहली बार कब मिलेंगे, 5200 मीटर अपॉन 100, यानी कि 52 सेकंड में पहली बार मिलेंगे। तो दूसरी बार कब मिलेंगे, 52 × 2 में मिल जाएंगे, ठीक, तो 104 सेकंड, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमेशा ऐसे में फिगर बनाया करो, ऐसे ऐसे देखा करो, फिर रिलेटिव स्पीड किसी एक को रोक लो, ठीक है। तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी तो ये 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, फिर बस डिवाइड कर दो उसको, सिंपल। तो इन क्वेश्चंस में हमेशा डायग्राम बना लिया करो, काफी इजी हो जाता है, ठीक है। डायग्राम बना के काफी इजी हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन कई लोगों को मे बी ना आए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू पुटिंग भी नहीं लगेगी या कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या, tan² क्या होगा, x² + 1/16 x² -1/2, ठीक है। -2 × x × 1/4x, तो क्या आएगा, 1/2, ठीक है। अब आपको ये पता है कि sec² क्या होता है, 1 + tan², यही होता है। तो sec² क्या होगा, 1 + this -1/2, विच इज इक्वल टू x² + 1/16 x² +1/2। और ये क्या हुआ, x + 1/4x का होल स्क्वायर हो गया, यही बना। x + 1/x का होल स्क्वायर अगर आप एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो sec की वैल्यू क्या हुई, sec की वैल्यू क्या हुई, इसका अंडर रूट, यानी कि x + 1/4। तो sec - tan अब क्या होगा, x + 1/4x - x + 1/4, ठीक है।
एक्स से एक्स को काट दिया, 2/4x क्या आया, 1/2x। तो इसमें क्या वैल्यू पुटिंग वगैरह लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि वेरिएबल भी दो हैं, ठीक है, एक्स भी एक वेरिएबल ही है और ए भी एक वेरिएबल है, तो ऐसी चीजों में वैल्यू पुटिंग उतना आसान नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा, अब क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि sec a -10 है, मैंने इसका स्क्वायर इस वजह से ही किया क्योंकि यहाँ पे sec a की वैल्यू पूछी है। sec a की वैल्यू कैसे आएगी, हमें पता है कि sec स्क्वायर a क्या होता है, 1 + tan² है, तो जरूर कहीं ना कहीं स्क्वायर करके और sec का इसका रिलेशन करके ही कुछ आएगा, ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे तुरंत स्क्वायर किया। तो आपको ये क्लिक करना चाहिए, ठीक है, ये सब क्लिक करना चाहिए कि भाई sec a -10 है पूछा, अच्छा मतलब tan²a+1 = sec² a होता है, तो कहीं ना कहीं इसी का रिलेशन कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीजें क्लिक कैसे होती है, प्रैक्टिस से होती है। कोई नहीं, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यार, रेशियो ऑफ वीआईपी एंड रेगुलर कंसर्ट टिकट प्राइसेस फॉर अ म्यूजिक फेस्टिवल इज 7:4। मैंने माना वीआईपी ये है और रेगुलर ये है, ठीक है, तो इसमें टिकट की प्राइसेस का रेशियो दे रखा है, मैंने माना कि ये टिकट की प्राइस है, टिकट की प्राइस है, तो ये 7x है वीआईपी की, इसकी 4x, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वीआईपी टू रेगुलर टिकट होल्डर्स, अब पर्सन, टोटल पर्सन का रेशियो दे रखा है, नंबर ऑफ वीआईपी और रेगुलर टिकट, तो 2x 2y, इसको हमें दूसरा वेरिएबल मानना पड़ेगा, 2y और ये 4y, ठीक, 5y सॉरी, ठीक। इफ द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम टिकट सेल्स, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन इंटू टिकट प्राइस, भैया अगर 5 लोग आए और 500 रुपए की टिकट है, तो टोटल रेवेन्यू 2500 हुआ ना, तो वैसे ही यहाँ सोचो कि टोटल रेवेन्यू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू होगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन इंटू टिकट प्राइस इंटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो 7x इंटू 2y, ये तो वीआईपी वालों का होगा, और रेगुलर वालों का क्या होगा, 4x इंटू 5y, ठीक है। तो टोटल कितना बना है, 14, और ये कितना होता है 20, तो 34xy, ये टोटल रेवेन्यू है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 51,000, 34xy की वैल्यू हमें दे रखी है 51,000, कोई दिक्कत नहीं। 17 का 2 से 3,000, 2 का क्या हुआ 1,500, ठीक है, तो एक्स वाई की वैल्यू 1,500 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा कि फाउंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम रेगुलर टिकट होल्डर्स, रेगुलर टिकट होल्डर से अमाउंट कितना मिला था, 20xy, अगर एक्स वाई की वैल्यू 1,500 है तो 20 × 1,500 कितना होगा, 30,000 रुपये। तो कई लोग इसमें अटक जाएंगे ये सोच के कि एक्स और वाई यार दो वेरिएबल है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। लेकिन मुद्दा ये कि उन्होंने पूछा ही ऐसा है कि जिसमें एक्स वाई की अगर वैल्यू आ गई तो काम हो जाएगा, ठीक है, तो कई लोग इसको छोड़ देंगे। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम हो तो मतलब कोशिश जरूर किया करो कि यार कुछ कुछ हो रहा हो, कुछ कुछ हो रहा हो, ठीक है, इक्वेशन वगैरह बना के एक बार देखा तो करो कि क्या पता कुछ हो जाए, ठीक है, डायरेक्ट छोड़ना नहीं है। कई लोग इसको बोलेंगे कि गलत क्वेश्चन है कि भाई एक्स नहीं है वाई नहीं है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो मुद्दा ये है कि एक बार कोशिश तो करो, क्या पता आंसर आ ही जाए, ठीक। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक है, बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला है कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर डिविजिबल बाय 6, मतलब इस नंबर के कोई भी नंबर बनेगा उसके फैक्टर्स डिविजिबल है 6 हो बट नॉट बाय 30 हो। बात सुनना है एक बार, 6 का मतलब क्या होता है, 2 × 3, ठीक है, यानी कि 2 और 3 तो आएंगे ही आएंगे, अगर 6 से डिविजिबिलिटी चाहिए तो 2 और 3 को तो आना ही है, लेकिन 30 से डिविजिबल ना हो इसका मतलब 5 नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि 2 के साथ 5 कहीं भी आए 2 आना कंपलसरी है। अब पर 2 के साथ अगर 5 आया तो फिर वो डिविजिबिलिटी 10 से तो हो ही जाएगी, तो वो तो हो ही नहीं सकता, 30 से अगर 3 भी आ गया तो वो तो होगी, लेकिन हमें तो 10 से भी डिविजिबिलिटी नहीं देखनी, ठीक है, 30 छोड़ो, तो 6 के लिए 2 × 3 तो आना ही चाहिए, ठीक है, 30 से डिविजिबिलिटी यानी कि 5 तो बिल्कुल नहीं आ सकता, 5 तो आ ही नहीं सकता, यानी कि जो भी होगा वो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 7² से ही बनेगा, ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब सोचते कैसे हैं, ठीक है, सोचते कैसे कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे। तो एक बात सोचो कि पहला कॉम्बिनेशन 2 × 3 मान लेते हैं, ठीक है, दूसरा 2² × 3, तीसरा 2³ × 3 होगा, चौथा 2 4 × 3 होगा, ये कितने कॉम्बिनेशन बने, टोटल 4 बने। अच्छा मैं इन सब में 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो एक कॉम्बिनेशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो ये भी 4 बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा मैं 7² एक और 7 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, एक और 7 का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 ये बनेंगे, यानी कि 4 और हो गए, तो इससे बने हमारे 12 कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये बने हमारे हमारे 12 कॉम्बिनेशन। अब आप एक बात देखो कि हमने यहाँ पे 3 को तो सिर्फ 3 की तो एक ही पावर को कंसिडर किया अभी तक, ठीक है, एक काम करते हैं अब लेते हैं 2 × 3 का स्क्वायर से चालू करते हैं,
तो 2 into 3 का स्क्वायर फिर into 3 का क्यूब इंटू ऐसे ऐसे करते करते 3 की पावर 7 तक जाएगा, तो ये कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 7। ठीक है। अब 2 into 3 का स्क्वायर नहीं, अब 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर से चालू करते हैं, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, ऐसे करते करते 3 की पावर 7, तो ये 7। ठीक है। ऐसे ही 2 क्यूब इंटू के साथ चलेगा तो वो 7, 2 की पावर 4 के साथ चलेगा वो 7, तो ये टोटल कितने बनेंगे? 28 कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, 2 इंटू, अभी हमने इसमें अगेन 7 को कंसिडर नहीं किया, अगर मैं इसको 7 को कंसिडर कर लूं यहाँ पे, तो वो 4 कॉम्बिनेशन और बन जाएंगे। ठीक है। मतलब सॉरी, वो 7 कॉम्बिनेशन और बन जाएंगे। फिर मैं 2 स्क्वायर के साथ कंसिडर करूंगा उस 7 को, तो 7 और, फिर 2 क्यूब के साथ उस 7 को कंसिडर करूंगा जिसमें 3 को वेरिएबल करता रहूंगा, तो वो 7, और 2 4 के साथ 3 को वेरिएबल करते हुए 7 को कंसिडर करूंगा, तो वो 28 और बनेंगे। उसके बाद मैं एक और 7 इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऐसे ही 28 कॉम्बिनेशन और बनेंगे, यानी कि 84 + 12 विच इज इक्वल टू 96 कॉम्बिनेशन। तो एक्चुअली में इसका आंसर मैच ही नहीं हो रहा है, आंसर इसका आएगा 96 कॉम्बिनेशन। मैंने आपको बताया कि बेसिक से कैसे सोचते हैं, बेसिक से सोचने का तरीका क्या होता है भाई, डिविजिबल बाय 6 है, नॉट बाय 30 है, 2 into 3 दोनों आने चाहिए, लेकिन अगर 5 आ गया तो 5 से 30 से डिविजिबल हो जाएगा तुरंत ही। ठीक है। तो हमें 5 तो हमें चाहिए ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। फिर 2 3 और 7, इसी से टोटल बनेगा। ठीक है, जो भी बनेगा। ठीक है। तो ये होता है एकदम बेसिक से सोचना। एक दूसरा तरीका और है। ठीक है। कई लोग इसको ऐसे नहीं करके ऐसे करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। वो भी आपको बता देता हूँ कि भाई 7 तो आएगा नहीं, ठीक, बस 7 क्या, 5 तो आएगा नहीं, तो ये 3 आएंगे। ठीक है। तो लोग ऐसे करेंगे कि 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, इससे हम लेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इससे मल्टीप्लाई किया, और फिर ये 4। ठीक है। और फिर इसको 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 7 तक मल्टीप्लाई किया, तो 4 इंटू कितने हुए, 4 इंटू 8, क्योंकि 3 की पावर 1 से है यहाँ पे। ठीक है। तो 3 की पावर 1 से 3 की पावर 8, तो ये हुए 32 कॉम्बिनेशन। ऐसे ही 7 की पावर 1 के साथ भी 32 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ऐसे ही 7 की पावर 2 के साथ भी 32 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो टोटल कॉम्बिनेशन अगेन 96 ही आएंगे। ठीक है। तो आप दोनों तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे 7 की पावर 0 भी आ सकता है, क्योंकि भाई 1 भी तो एक फैक्टर होता है, लेकिन 2 और 3 तो हमें चाहिए, इसलिए 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी तो हमें चाहिए। 7 की पावर 0 इसने लिया है, क्योंकि 7 की पावर 0 क्या होता है, 1, तो वो एक फैक्टर भी तो आ ही सकता है भाई, 7 जरूरी थोड़ी ना कि हम वो करें। ठीक है। मतलब 2 into 3 भी तो एक फैक्टर है। ठीक है। एक तरह से बात ये हो गई। ठीक है। 4 into 8, 4 into 8, 4 into 8, ऐसे करते करते 96, तो मतलब ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन, मतलब आंसर जरूर इसका गलत था, लेकिन क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था। ठीक है। सोचने का तरीका मैंने आपको बताया, अगर आपको बेसिक से सोचना है तो आप वैसे सोच लो, ऐसे सोचना है तो ऐसे सोच लो, बट मुद्दा एक, क्वेश्चन होगा कैसे वो आपको बताया। ठीक। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें हमसे पूछा था कि नंबर ऑफ बॉयज एनरोल्ड इज 25% मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल्ड। तो 120/360 तो 33% होता है, तो 25 के नियरेस्ट चाहिए। 33, एक से 33 आ रहा है। ठीक है, पहले वाले से। बी वाले से क्या आ रहा है? बी वाले से तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि हाँ गर्ल्स ज्यादा है। ठीक है, ये ए वाले से आ रहा है। सी वाले से भी 33 आएगा। ठीक है, क्योंकि 100 ज्यादा है, तो 100/300 कितना होगा? 33। इससे कितना आएगा? डी वाले से आएगा 80/280 ये कितना हो जाएगा हमारा? 4/20, 4/7, यानी कि 200/7, विच इज इक्वल टू 2। और 2 और ये कितना होगा? 28 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है। और इससे कितना आएगा? 80/340 इंटू 100, यानी कि ये आएगा हमारा 2/40, 2/17, 400/17। 400/17 कितना होता है? 34 और 60, यानी कि 23 पॉइंट समथिंग। तो आप देखो 25 के ज्यादा करीब कौन है? 25 से 28 की डिस्टेंस है 3। ठीक है। 25 - 23 है 2। और ये तो और ज्यादा है, 28.57 कुछ आएगा, तो ये तो और ज्यादा है, ये और कम है, 23 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग। तो सबसे ज्यादा पास कौन है इसके? वो यही वाला ऑप्शन है, ई वाला ऑप्शन। ठीक है। इस वजह से इसका ई हुआ। कई लोग इसको डी भी करके आएंगे, ये सोच के कि भाई 25 के पास तो ये भी है, लेकिन मुद्दा ये है कि ई ज्यादा पास है। ठीक है, तो इसका आंसर ई होगा। तो इसी वजह से क्वेश्चन बताया था कि डी मत कर देना। ठीक है, डी नहीं होगा, ई होगा। उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा नियरेस्ट कौन है, वो है। ठीक है। अब इसने बोला कि एवरेज ऑफ 20 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज दिस। ठीक है। मैंने माना कि पहला टर्म है x+1,
दूसरा टर्म है x+3, ऐसे करते करते अब हमें नहीं पता कि लास्ट टर्म क्या है, तो लास्ट टर्म an=a+n-1 इंटू डी, हमें ये तो पता ही है। तो x+1 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 21 इंटू 2 का डिफरेंस है, तो लास्ट टर्म क्या होगी, 43 प्लस एक्स, ये होगी हमारी लास्ट टर्म, ठीक है। एवरेज हमें गिवन है, एवरेज में आपको पता होगा कि 1+3 अगर कंजिक्यूटिव होता है तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है हमारा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय टू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एवरेज क्या होगा, x+1 प्लस x+43/2 यानी कि 2x की वैल्यू क्या आएगी, 48 माइनस 44, 4, x की वैल्यू क्या आएगी 2। हमें पूछा है कि स्क्वायर्स ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर क्या है, 2+1 3, हाईएस्ट नंबर क्या होगा 45, तो इसका सम क्या होगा 2025 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 203। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। इसमें यार क्वेश्चन थोड़े ज्यादा, मतलब ज्यादा क्वेश्चन थोड़े से अच्छे थे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मिड एंड ऑफ ए क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर, तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल पूछी। इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं? करते ऐसे हैं, ठीक है। ये हमारी क्लॉक है, ये 12 बज गई, ये 1 बज गई, ये 2 बज गई, ये 3 बज गई, ठीक है। आप ये देखो, ये होता है हमारे पास, ठीक है, 12 से 1 में, 12 से 2, 12 से 3। तो अगर क्लॉक नहीं देखी होगी तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। 12 से 3 के बीच में क्या होता है, 15 मिनट हो जाते हैं, तो ये 5 मिनट होता है, ये 10 मिनट होता है, 15 मिनट होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब आप ये देखो कि 12 से 3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, 12 से 1 के बीच में भी बराबर डिवीजन है, 12 से 2 के बीच में बराबर डिवीजन है, यानी कि 12 से 1 के बीच में फिर क्या एंगल होगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये क्लॉक का सेंटर है, क्लॉक का सेंटर, ठीक है। हमें बोला कि 12 मिनट, 12 मिनट, ये होता है हमारा 5 मिनट 1 बजे तक, 2 बजे तक हुआ हमारा 10 मिनट, ठीक है। 12 मिनट हमारा यहाँ होगा। आप ये देखो कि इसमें डिवीजन 5 है, ठीक है, इक्वल डिवीजन है 5, यानी कि एक डिवीजन की वैल्यू एंगल क्या होगा, 6 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ 6 डिग्री, यहाँ पे हुआ 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब 1 मिनट का 6 डिग्री और दूसरे मिनट का 6 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना बनेगा 12 मिनट में, मिनट हैंड जो है एंगल कितना कवर करेगा, 72 डिग्री। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक ये पूछिए, टोटल डिस्टेंस क्या आएगी, θ/360 इंटू 2 पाई आर, बस सिंपल सी बात है। 72/360 इंटू 2 पाई इंटू 15 सेंटीमीटर की लेंथ है, 1/5 हो गया, 5 का ये 3 हो गया, तो 3 का क्या होगा 6 पाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, 6 पाई। तो बेसिकली कंसेप्ट ये था कि हर एक मिनट के बाद जो एंगल होता है वो 6 डिग्री होता है। वो कैसे डिराइव हुआ वो मैंने आपको बताया कि भाई ये 90, ये इक्वल डिवीजन, तो ये 30, 30, 30, फिर इक्वल डिवीजन, तो 30/5 कितना होगा, 6 डिग्री, ठीक। तो क्लॉक बना के देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसमें मेन जो मकसद होता है वो हमारा थीटा निकालना होता है, ठीक। बस इतना सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया कि कैसे करना है तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हमेशा फिगर बना लिया करो, फिगर बना के चीजें काफी इजी हो जाती है, वरना आप अटक जाओगे, ठीक है। ये बोला है कि एक्स एट द रेट ऑफ 6 फॉर रुपीज, इसका मतलब क्या होता है कि हमने 6 खरीदे 1.2 रुपए में। इसका मतलब ये होता है एट द रेट ऑफ 6 फॉर रुपीज 120 आर सोल्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 6 एग हमने खरीदे, ये 6 एग हमने इतने रुपए में खरीदे, तो एक एग की वैल्यू कितनी है, 0.20। बेचा कितना, एट द रेट ऑफ 5 फॉर रुपीज 1.15, तो 5 एग हमने 1.15 पे बेचे, एक एग हमने कितने में बेचा, 0.23 में। गेन परसेंट क्या आएगा, 0.23 माइनस 0.20 अपॉन 0.20 इंटू 100, ठीक है। कितना हुआ, 0.03 अपॉन 0.2 इंटू 100, यानी कि 3/0.2, यानी कि 30/2, यानी कि 15। तो बस ये बताना था कि एट द रेट ऑफ 6 का मतलब क्या होता है कि 6 एग हमने इतने में खरीदे, एट द रेट ऑफ 5 हमने बेचे, यानी कि 5 एग हमने इतने में बेचे, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन ही था, बस वो लैंग्वेज कभी कभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आती है, बस इसी वजह से क्वेश्चन लिया था मैंने, ठीक। नेक्स्ट है कि यार ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मुझे ऐसा लगता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल इन्हें देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर होता, मतलब मुझे एक्चुअली ज्योमेट्री आती नहीं है, मैंने इसे इक्विलेटरल ट्राइंगल मान के किया था, ठीक है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर होता है, ठीक है,
तो उसमें क्या होता है कि जो साइड आती है, हमारी साइड आती है वो 2/√3 इंटू ये सारे परपेंडिकुलर का सम, यानी कि ओ एक्स वाई जेड जो भी जिस भी सीक्वेंस में था, इन सारे परपेंडिकुलर का सम, यानी कि 3√3 प्लस 5√3 प्लस 4√3, तीनों का सम कितना हो जाएगा? 12√3। ये कितना हो जाएगा? 24। मतलब 2/√3 इंटू 12√3 24 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू ए विच इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। तो मुझे जो ध्यान है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन भी है एक्चुअली, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर पी। अच्छा ठीक है, मैंने ये देखा नहीं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन ही है। तो ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक चीज होती है कि 2/√3 इंटू ये परपेंडिकुलर की ये जो भी डिस्टेंस होती है ना, अगर कोई पॉइंट अंदर है तो ये सारे परपेंडिकुलर की जो भी डिस्टेंस होगी उनका सम होता है। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर किसी को याद है तो सही है, नहीं याद है तो फिर डिराइव करना पड़ेगा। और डेरिवेशन इसकी मुझे नहीं पता है। ठीक है, डेरिवेशन आप गूगल कर लेना अगर आपको भी नहीं पता है तो। ठीक है, तो गूगल कर लेना है, किसी टीचर जो भी है जिसने भी बता रखी हो, ठीक है, उसके देख लेना। बाकी ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो आप इसको, इस कंसेप्ट को एक कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, और इसका मिलता जुलता है क्वेश्चन कर सकते हो। हमेशा ये क्या करो, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा मिले, ये आपको कंसेप्ट नहीं पता तो कंसेप्ट लिखा, पहले तो कंसेप्ट लिखो, जनरल कंसेप्ट, फिर ये क्वेश्चन लिखो और इसका सॉल्यूशन लिखो। तो इजी हो जाएगा, कभी अगर आप नोट्स वगैरह बनाते हो तो इजी हो जाएगा यार आपको रिवाइज करने में। ठीक है, बाकी इसका आंसर तो आपको बताइए, अब आ ही जाएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में भी कई लोग अटकेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन को हमेशा वेन डायग्राम से करना होता है। तो ये है हमारा मॉर्निंग सेशन, ये है आफ्टरनून सेशन। ठीक है, और हमेशा ऐसे मान दिया करो। ठीक है, ABC। हमें बोला कि मॉर्निंग सेशन 85% ने, यानी कि A प्लस बी की वैल्यू 85 है। आफ्टरनून सेशन B+C है हमारा। ठीक है, वो 70 लोगों ने अटेंड किया। 20 लोगों ने अटेंड ही नहीं किया, यानी कि अटेंड करने वाले तो A+B+C थे। 120 में से 20 लोगों ने अटेंड नहीं किया, तो A+B+C की वैल्यू क्या आई? 120 माइनस 20 विच इज 100। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? भाई B+C 70 के बने तो ए की वैल्यू 30 हो गई, और बी की वैल्यू क्या होगी? 55। हाउ मैनी अटेंडेड बोथ सेशंस? बी की वैल्यू तो पूछी हमसे, तो 55 हो गया। तो इस क्वेश्चन को हमेशा वेन डायग्राम से करोगे तो बहुत इजी पड़ेगा, वरना अटक भी सकते हो। ठीक है, वरना पता नहीं आप सोचते रह जाओगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, वेन डायग्राम से करो तो बेटर है। ये वाला क्वेश्चन हमेशा, ये वाला क्वेश्चन कई लोग समझ नहीं पाएंगे कि भाई ये क्या दे दिया। ठीक है, तो इसमें एक काम करो ना, एक्स की पावर 5 को मानो ए, वाई की पावर 5 को मानो बी। तो एक्स की पावर 10 क्या होगा? A² प्लस वाई की पावर 10 क्या होगा? A² प्लस B² इक्वल टू AB गिवन है। हमसे पूछा क्या है? एक्स की पावर 15 क्या होगा? AQ। वाई की पावर 15 क्या होगा? BQ। यानी हमसे पूछा क्या है? AQ प्लस BQ की वैल्यू पूछी। अब इजी लग रहा है क्वेश्चन। ए AQ प्लस BQ क्या होता है? A+B इंटू A² प्लस B² माइनस AB, यही होता है। तो A प्लस बी तो ठीक है, A² प्लस B² की वैल्यू खुद AB है, तो AB माइनस AB क्या हो गया? 0 हो गया, बात ही खत्म हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा, जब ऐसी ऐसी पावर आ जाए तो पहले नोटिस करो कि ये 5 है, ये 10 है और ये 15 है। आ हा हा हा, मजा आ गया। यानी कि अब ये A² B² C² इस मतलब इतनी पावर नहीं बची है इसकी, अब ये पावर काफी कम हो गई। AB ये स्क्वायर में हो गया और ये क्यूब हमसे पूछा है। ठीक है, तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से करोगे तो बेटर रहेगा, वरना अटक जाओगे कि क्या हो रहा है। और ये वाला क्वेश्चन यार मुझे मतलब मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। मतलब मुझे नहीं पता ये मैंने सही किया है या नहीं किया। ठीक है, आप लोग जरूर एक बार मुझे बताना। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वी पॉइंट है ऐसे। ठीक है, ये है, ये क्या घटिया क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यार मेरा। अबे यार ये तो बन ही नहीं रहा मेरे से। एक काम करते हैं, वापस से बनाते हैं, ये तो भाई ना बन रहा मेरे से। ये ना बने मेरे से भाई। और तेरी की, इसमें तो बन नहीं रहा मेरे से, तो सर्कल भी नहीं बन रहा। कोई नहीं। और तेरी की किधर जा रहा है पॉइंट? ये ऐसे जाएगा। ठीक है, TU। और मैं मान लेता हूँ कि अबे किधर जा रहा है तू? अबे चल जा उधर यार, इससे ज्वाइन हो जा। ठीक है? और ये अबे, ये ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा मेरे से? अबे, 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 इधर ही क्यों जा रहा है? अबे क्या हो रहा है ये? भाई क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा, छोड़ो, क्वेश्चन नहीं हो रहा है ये, क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं रहा भाई मेरे से इसमें। ये क्वेश्चन किसी को पूछना है तो टेलीग्राम पे पूछ लेना है, मेरे से क्यों नहीं बनता है क्वाड्रिलेटरल।
क्या दिक्कत है? सर्कल ये रहा हमारा, ठीक है। ये ऐसे गया पॉइंट, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। अबे ये क्यों नहीं बन रहा मेरे से? अभी नहीं बन रहा है मेरे से, ठीक है। कोई नहीं, ये टेलीग्राम पे पूछ लेना मेरे से, ठीक है, टेलीग्राम पे बता दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी वैसे सिंपल सा ही लगा मुझे तो, कि पता नहीं इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों दी थी, सिर्फ WKV वाला एंगल से ही हो जाता है क्वेश्चन, मुझे नहीं पता मतलब सही है ये क्वेश्चन। मेरे से टेलीग्राम पे पूछना, मेरे से नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको बाकी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।